हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आया हूँ स्टील के नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है। आज मैं किस टॉपिक पे, आज टेंशन मेंबर के टॉपिक पे बात करूँगा कि टेंशन मेंबर होते क्या हैं और टेंशन मेंबर के एमसीक्यू कराऊँगा। ठीक है। मैं जो भी, ठीक है, स्टील और सेमेडी की क्लासेस लेके आ रहा हूँ वो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है। इसके लिए करने क्या होगा, आपको सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों में शेयर करें जिनके अभी एग्ज़ाम है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्जेक्ट को रिवीजन करते रहो, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। तो मैं अगर क्वेश्चन से बात करने से पहले मैं एक बात करता हूँ कि टेंशन मेंबर होते क्या। मान लो एक मेंबर है मेरा, अगर इस पर लीनियरली जो लोड लगेंगे, ठीक है, एक्सियली टेंशन जो लगेंगे, तो ये होती है हमारी टेंशन मेंबर। ये मेंबर जो कहलाएगी टेंशन मेंबर, क्योंकि इस पर एक्सियली और लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है। तो अगर ये फोर्स मान लो पी लग रहा है तो यही होगी हमारी टेंशन मेंबर कहलाएगी। अगर यही आप पढ़े होंगे कि अगर किसी मेंबर में, ठीक है, अगर इसमें कंप्रेस किया जा रहा हो, ठीक है, लीनियरली अगर उसमें कंप्रेस हो रहा हो, तो यही मेंबर क्या कहलाती है, ये होती है टेंशन मेंबर, और ये होती है कंप्रेशन मेंबर कहलाती है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल भी कई बार पूछते हैं कि टेंशन मेंबर में एग्जाम्पल बता दीजिए। ठीक है। तो ये सारे मैं आज का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। एमसीक्यू में ही सारे क्वेश्चन, जैसे मैं अपने पहले क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि द स्ट्रक्चर मेंबर इन विच द टेंसाइल फोर्स। मैंने क्या कहा कि अगर कोई मेंबर है, ठीक है, अगर उस पर टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, टेंसाइल फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, तो पैरेलल, मैंने क्या कहा कि पैरेलल जो लगते हैं, ठीक है, लीनियरली, जिसे लॉन्गिट्यूडनल भी एक्सिस कहते हैं या लीनियरली एक्सिस भी पूछ सकता है, कह रहा है कि कौन से मेंबर कहलाएंगे। तो हो एक कहलाएगा टेंशन मेंबर और टाई मेंबर। मैं बात करूँ अगर टाई मेंबर की, तो टाई मेंबर होता है क्या है, जो हम स्ट्रट बनाते हैं, ठीक है, जैसे ट्रस वगैरह अगर फ्रेम बनाते हैं, ट्रस मेंबर में क्या होता है कि ऐसे एक मेंबर होते हैं, आप देखेंगे कैसे ये प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं, फिर इसमें ऐसे स्ट्रट लगाते हैं, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करते हैं इसमें, यहाँ हमारी सपोर्ट होती है और ये हमारे मेंबर होते हैं। तो ये वाली जो बॉटम में मेंबर होती है यही हमारी होती है, इसे कहते हैं टाई मेंबर। अब देखो ये टाई मेंबर होता है क्या, इस पर जो लोड लग रहा है ना, ये लोड इस पर लगेगा तो ये एक्सपेंड करता है एक दूसरे से। ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाता है, टाई मेंबर कहलाता है। ये भी टाई मेंबर, ये एक टेंशन मेंबर ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि टेंसाइल फोर्स पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल है, तो दोनों हो जाएंगे आंसर से। ठीक है। यहाँ दोनों ए और बी दोनों ही टेंशन मेंबर के एग्जाम्पल हैं। अब बात करें टेंशन मेंबर, कह रहा है टेंशन मेंबर जो होता है ये टाई मेंबर ही टेंशन मेंबर और स्ट्रट जो होते हैं, जैसे कि ये वाली पोर्शन मैंने यहाँ डायग्राम दिए हैं, ये वाले जो पोर्शन होते हैं, ठीक है, ये होते हैं स्ट्रट। स्ट्रट में क्या होता है कि कंप्रेस फोर्स लगता है। जैसे मान लो अगर यहाँ से कोई लोड लग रही है बिल्डिंग पे, ठीक है, तो ये यहाँ से इस पर एक्सपेंड कर और यहाँ से जब आएगा तो ऐसे इस पर कंप्रेस करेगा। ठीक है। तो ये दो हो जाएगा कंप्रेशन मेंबर, और जब यही लोड इस पर आएगा तो ये दोनों एक दूसरे से एक्सपेंड होते हैं, इसलिए क्या होता है ये वाली पोर्शन टाई मेंबर, ये टेंशन मेंबर के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूँ, ये हो गया आपकी, ठीक है, आंसर हो गया। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लग एंगल्स। लग एंगल का काम क्या होता है, आपने देखे होंगे कि अगर जो एंगल होते क्या हैं, एंगल हम बनाते हैं, ये वह होती है हमारी एंगल्स। ठीक है। इसे हम एंगल्स कहते हैं। एंगल्स तीन प्रकार के हो सकते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ एंगल। एक होता है आपका इक्वल मेंबर, जैसे ये दोनों की लेंथ, ठीक है, और ये होती है आउट स्टैंडिंग लेंथ बोलते हैं, और इसे कनेक्टिंग लेंथ। अगर ये वाली से हम कनेक्ट कर रहे हैं किसी रिवेट से, ठीक है, ये होती है कनेक्टेड मेंबर और आउटस्टैंडिंग होती है। तो अगर ये दोनों के L1 और L2, ठीक है, अगर लेंथ दोनों के बराबर है तो ये इक्वल मेंबर हो जाएगी। ठीक है। इक्वल एंगल कहलाएगा। अगर दोनों अलग अलग लेंथ हैं तो इसकी अनइक्वल हो गए। और अगर मैं यही पे एक ऐसे घुमा दूँ, बल्ब जैसे बना दूँ, ठीक है, तो ये होती है बल्ब एंगल। लेकिन पूछ रहा है कि लग एंगल का काम क्या है। अगर कोई हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब हम प्लेट से जोड़ते हैं, ये मान लो अगर मैं किसी प्लेट से अपने मेंबर को अगर जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मेंबर से मैं जोड़ रहा हूँ इसको, ये इसका ये डायग्राम होगा। जब इसको 3D में बनाऊंगा तो ये वाली डायग्राम ऐसे बनेगी। ठीक है। यही वाली, ये वाला जो पोर्शन यहाँ वाली दिख रही है लाइन, ठीक है, टॉप व्यू से जब देखेंगे तो ये वाली पोर्शन यहाँ दिख रही है, और ये वाला इसका कनेक्टिंग लेग दिख रहा है। मान लो यहाँ से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, अब इसकी जो लेंथ होती है थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो ये लोड ज़्यादा बियर नहीं कर पाता, तो इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे एक और एंगल लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है।
एक तो यहाँ भी इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यही हमारी कहलाती है लग एंगल। लग एंगल का काम होता है कि लेंथ को रिड्यूस करना, ठीक है। अब ऑप्शन में देखें तो लग एंगल कह रहा है कि प्रोवाइडेड टू टेक हैवी मोमेंट्स, ये नहीं होगा क्योंकि मोमेंट्स तो बियर ही नहीं करता। कह रहा है एंगल्स टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, सही है। कह रहा है एंगल्स विद बल्ब ऑन वन लेग, नहीं, इसमें जब एंगल लगाते हैं तो हम बल्ब एंगल का यूज़ करते ही नहीं है। अब कह रहा है कि एंगल सब्जेक्ट टू रिवर्सल, ये भी गलत है क्योंकि ये स्ट्रेस तो बियर ही नहीं करता, तो ऑप्शन बी सही है एंगल। अब हम बात करते हैं लग एंगल, ये कभी कभी जोड़ की लंबाई को कम करने के लिए, ठीक है, लेंथ को रिड्यूस करने के काम में लाते हैं। अब कह रहा है कि मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट्स इन टेंशन मेंबर थिकनेस अगर दिया, मैंने कल आप लोग इस पे टॉपिक पे बता चुका था कि क्या होता है, ठीक है। मैंने इसमें बताया था कि अगर कभी टेंशन में अगर थिकनेस दे दे मेंबर की और पूछ ले कि कंप्रेशन में, ठीक है, ये पिच की बात कर रहा है, ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट्स, अगर जब मैं प्लेट ऐसे जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, दो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है यही क्या कहलाती है, पिच कहलाती है, ठीक है। तो पिच मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, पिच की मिनिमम डिस्टेंस होती है सेलाट मीटर, ये होती है 2.5 डी। और अगर यही अगर टेंशन मेंबर की बात करें तो इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, कितनी वैल्यू, 12T या 200 mm, ठीक है। इसमें से जो भी लेस वैल्यू होगी वही हम प्रोवाइड करेंगे अपनी डिज़ाइन वैल्यू में पिच के लिए। अब यहाँ कह रहा है कि टेंशन मेंबर, अब मैं यहाँ टेंशन की मेंबर क्या बताऊँ, 12T लेते हैं, सॉरी 16T लेते हैं, ठीक है। जब हम मेंबर की टेंशन मेंबर को डिज़ाइन करते हैं तो हम पिच की वैल्यू लेते हैं 16T या 200 mm, इसमें से जो भी लेस वैल्यू आएगी वही हमारी होगी टेंशन मेंबर की वैल्यू, ठीक है, डिज़ाइन वैल्यू। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ, तो अगर इसकी थिकनेस को अगर मल्टीप्लाई करूँ 16/T, ठीक है, तो ये हो जाएगी 160T और इसके बाद 200 mm, ठीक है, ABMM। अब दोनों में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, सॉरी सबसे लेस वैल्यू कौन सी है, 16 mm, यही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने इसका आंसर दे रखा है। अब मैं यही आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ, तो आप लोग इस यहाँ क्या करना, अब ये बताना कि कंप्रेशन मेंबर का आंसर बताना, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर का पिच वैल्यू बताना, क्योंकि आज मैं ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, कंप्रेशन मेंबर के लिए मैक्सिमम पिच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। कल मैं कंप्रेशन मेंबर के क्वेश्चन लेके आऊँगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर टू एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक, अगर दो एंगल्स, ठीक है, मैंने एंगल्स का डायग्राम बता चुका था ना कि कैसे बनता है। अगर दो एंगल्स कह रहा है अगर बैक टू बैक, ठीक है, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से ऐसे बैक टू बैक एंगल्स जुड़े हैं, ठीक है, किसी रिवेट या बोल्ट के द्वारा, और कह रहा है कि आर कनेक्टेड बाई ओनली वन लेग, कह रहा है कि एक ही लेग से इसका कनेक्टेड है, और ईच एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द गसेट, दोनों एक दूसरे से सेम साइड में है गसेट प्लेट के थ्रू, यहाँ से हम जोड़ रखे हैं, ठीक है, इसके बीच में गसेट प्लेट लगा के जोड़ रखे हैं इसमें। अब कह रहा है कि इसकी नेट इफेक्टिव एरिया बतानी है। अगर इसका फार्मूला दे रखा है, नेट इफेक्टिव एरिया क्या होता है, जो नेट इफेक्टिव एरिया का ये फार्मूला जो कि WSM का, WSM में जब नेट इफेक्टिव एरिया निकालते हैं तो A1 + KA2 निकालते हैं। A1 क्या होती है, ये जो वाली जो लेंथ होती है इसकी कनेक्टेड, ठीक है, ये वाली कनेक्टेड लेंथ की होती है A1 होती है, और जब दूसरे की बात करेंगे तो इसकी होती है A2, ठीक है, दूसरे एंगल। अगर मान लें ये फर्स्ट एंगल है, सेकेंड एंगल, तो इसकी एरिया जो निकालेंगे A1, इसकी निकालेंगे A2। तो कह रहा है कि इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है के का मान है, ठीक है। अब मान लें और उसी तरह और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कह रहा है कि टेंशन मेंबर सेम साइड ए बी गैसेट पर, और कह रहा है कि की वैल्यू बताइए यहाँ पे। तो के की वैल्यू, ये एम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी के की वैल्यू हम निकालते हैं, ये होता है 5A1 डिवाइड बाई 5A1 + A2, ठीक है, ये होती है के की वैल्यू। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछेगा, इस चीज़ को आप अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। यहाँ बात करें इसके आंसर की तो यही होती है, अगर पीठ से पीठ मिलाकर और गैसेट प्लेट के द्वारा अगर जोड़ी जाती है तो के की वैल्यू ये होती है, और ये इसकी नेट इफेक्टिव एरिया होती है। कई बार क्या करता है, के की वैल्यू अगर एरिया दे देगा और A2 दे देगा, पूछ लेगा कि नेट इफेक्टिव एरिया बतानी, तो आपको के की वैल्यू की फार्मूले भी याद होने चाहिए, और फिर इनको रख के अपनी सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एज पर द, ठीक है, एज पर कोड परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन में बतानी है।
अगर मैं एज पर कोड जो IS कोड हम लेते हैं स्टील के लिए, उसकी भी वो होता है कि IS कोड 800 होता है, ठीक है। अब कह रहा है उस IS कोड के अकॉर्डिंग हम परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन क्या होगी, ठीक है। एक्सियल टेंशन बतानी है हमें, और नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द सेक्शन विल बी नॉट एक्सीड, ठीक है। अब यहाँ पे FY की वैल्यू, ठीक है, हमारा FY क्या होता है, ये यील्ड स्ट्रेस होता है। कह रहा है कि हमें एक्सियल टेंशन की बतानी है, ठीक है। एक्सियल टेंशन स्ट्रेस क्या होगी, ठीक है। एक्सियल टेंशन स्ट्रेस क्या होगी, अगर हम जब एक्सियल टेंशन की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 0.6 FY, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज़ को आपको अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है, और इसको याद भी रखना, ठीक है। ये होती है एक्सियल टेंशन की बात करें तो 0.6 FY लेते हैं। यहाँ बात करें तो ये सारी यही चीज़ें लिखी गई हैं। अब बात करता हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा अगर स्टील प्लेट की थिक विड्थ दे दिया और थिकनेस दे रखा। अब पूछ रहा है डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल भी दे रखा है। अब पूछ रहा है कि इसमें नेट सेक्शन ऑफ द प्लेट बतानी है। अगर मैं कोई प्लेट डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मेरी एक प्लेट है। अब कह रहा है कि इसकी नेट सेक्शन एरिया बतानी है। तो नेट सेक्शन में क्या होता है, जब हम प्लेट के में बनाने के बाद प्लेट में क्या करते हैं, होल लगा देते हैं, ठीक है, रिवेट होल कर देते हैं इसमें। तो ये वाली जो होती है, ये तो मेरी ग्रॉस हो गई ना पूरी, ये हो गई मान लो विड्थ दे रखा है। अब मैं विड्थ के बाद इसमें अगर थिकनेस भी यहाँ दे रखा है तो इसकी निकालेंगे ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया B/T, विड्थ इंटू थिकनेस। अब मैं जब इसमें रिवेट होल कर दूंगा तो इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डिडक्शन एरिया, ठीक है, डिडक्शन एरिया हो जाती है। इसको लिखते हैं AD। इसकी एरिया हो जाएगी, अगर निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, इस वाली एरिया घटाऊंगा ना, किस में से, इस B वाले से, ठीक है। अगर ये एक होल है तो एक होल मान लो, अगर नंबर ऑफ एक होल लिखूंगा, ठीक है। अगर और भी बहुत सारे हो गए तो एक होल हो गई, और इंटू क्या इसकी D हो गई, D माइन इसमें से डिडक्ट कर रहा था डिडक्शन की एरिया, और इसके बाद थिकनेस यहाँ हो जाएगी इंटू T। अब इसकी डिडक्शन जो कर रहे हैं उसकी एरिया निकालेंगे, ठीक है, डिडक्शन एरिया की। तो हो जाएगा एक नंबर ऑफ बोल्ट इंटू 1D/T। D डाया हो गई रिवेट होल, और T हो गई इसकी थिकनेस। तो यहाँ पूछ रहा है हम लोगों को कि नेट एरिया बतानी है, ठीक है। अब कह रहा है कि हमें नेट एरिया बताओ कि यहाँ क्या होगी इसकी वैल्यू। तो हम जब नेट एरिया की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब नेट एरिया की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी, नेट जो हो जाएगी ये हो जाएगी ग्रॉस एरिया माइनस AD, ठीक है, डिडक्शन एरिया। अब मैं ग्रॉस एरिया लिखूँगा तो यहाँ लिखूँगा B/T, ठीक है, माइनस D/T। अब इसको सॉल्व करके मैं क्या लिख सकता हूँ, B-D/T। टी को बाहर रख सकता हूँ ना, तो यही मेरी हो जाएगी ए नेट एरिया, ठीक है। अब यहाँ इसने वैल्यू इसकी दे रखा है। अब ये सारी वैल्यू को मैं रखूँगा अगर, तो यहाँ से मैं सॉल्व करके देखूँगा तो B में मेरा दे रखा है, T दे रहा है, T यहाँ डाया दे रखा है, और ये दे रखा है थिकनेस। अब यहाँ से आपको समझने वाली ये बात है कि यहाँ जो पूछ रहा है, यहाँ कह रहा है कि रिवेट होल दे रखा है। अगर क्वेश्चन में रिवेट होल ना दें, इसके जगह अगर नॉमिनल डाया दे दें, ठीक है, अगर नॉमिनल डाया दे दें तब क्या करेंगे, हम अपनी जो प्रोविज़न मैंने बता रखी है वो प्रोविज़न में फॉलो करूँगा। जैसे कि अगर ये 25, ठीक है, अगर बोल्ट होल की बात करें तो बोल्ट होल में क्या होता है, 12 से 14 mm तक के लिए बोल्ट होल के लिए 1 mm ऐड करते हैं, ठीक है। और यही अगर 16 से 24 mm की बात करें तो 2 mm ऐड करते हैं, और यही 24 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बोल्ट होल के लिए 3 mm ऐड करते हैं। ये आपको देखने जाने हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं जो जो बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर रिवेट बात करें और रिवेट अगर लगा रहा है तो रिवेट के लिए क्या करेंगे, हम जो भी मैंने बता रहा कि लेस देन अप टू 25 mm तक है तो क्या करेंगे, उसमें रिवेट होल के लिए हम 1.5 mm ऐड करेंगे। और यही अगर इससे ज़्यादा की बात करें, ठीक है, 25 mm से ज़्यादा तो 2 mm ऐड करेंगे, ठीक है। आप लोगों को बता चुका था, इसका रिवीजन करा रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम अलाउबल सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो फॉर द एक्सेली लोडेड मेंबर कैरिंग टेंशन, ठीक है, ओनली इज, या और क्या पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन आए हैं। कह रहा है स्टील मेंबर इज ऑलवेज अंडर टेंशन की बात करें बट नॉट प्री स्ट्रेस। मैक्सिमम अलाउबल यहाँ इफेक्टिव सिलेंडरनेस बतानी है। अब मैं बात करूँ सिलेंडरनेस रेशियो होती क्या है। सिलेंडरनेस रेशियो को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है
एल इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई होती है रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम जो वैल्यू होती है वो होती है। अब रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करूँ तो इसकी वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट आई मिनिमम। आई होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो मिनिमम वैल्यू होती है, डिवाइड बाई एरिया निकालते हैं। ये निकालते हैं, इसे कहते हैं हम रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। और इसकी ये होती है हमारी, यहाँ से हम निकाल के वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे, और यहाँ से वैल्यू हम जो रख देंगे, यहाँ से आपकी स्पॉन दे रखा है, यहाँ से हम क्या करते हैं जो, ठीक है, स्पॉन दे रखा है, लेंथ दे रखते हैं, वहाँ से हम इफेक्टिव लेंथ निकाल के हम स्लेंडरनेस रेशियो निकालते हैं। तो पूछ रहा है कि ऑलवेज अंडर टेंशन या कैरिंग मेंबर के लिए, टेंशन मेंबर के लिए कितनी होनी चाहिए स्लेंडरनेस रेशियो। तो अगर इसकी बात करें तो ये होती है 400, ठीक है। ये मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एसएससी से लेके आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछे जाने हैं। अब मैं इस पर बात करूँ तो अगर संपीड़न, अगर कंप्रेशन मेंबर बात कर रहा है और डेड लोड के साथ 180 होती वैल्यू, और इस संपीड़न है जो एयर, ठीक है, एयर और एर्थक्वेक लोड भी अगर कैरी करता है तो स्लेंडरनेस वैल्यू होती है 250। और यही अगर तनन अवयव जो छत ट्रस, जो मैंने ट्रस मेंबर अगर उसकी भी बात करें तो ये 350। और डायरेक्ट टेंशन की बात करता है ओनली प्योर टेंशन में तो 400। ये सारे आपको पैराग्राफ याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अब मैं कल लेके आऊँगा आप लोगों के लिए कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर के टॉपिक लेके आऊँगा, इसके लिए करने की आऊँगी कि आज वाली वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, सारे लोग रिवीजन करते रहेंगे। जो मैंने चीज़ें बता रहा हूँ कि आप अपने नोट्स में लिख लें, उस चीज़ को आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने हैं। हमारा पर्पज़ है कि आप अपने एग्ज़ाम में 100% अपना योगदान दें और अच्छे नंबर ले गए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।